नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम एलएलबी पार्ट थर्ड की विषय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले जो वीडियो थे सिविल प्रक्रिया संहिता के, उसमें भी हमने सिविल प्रक्रिया संहिता के इतिहास तथा उनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम धारा 2 क्लोज 12 से लेकर 2 क्लोज 20 तक की जो संपूर्ण धाराएं हैं, जो संपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगी। सबसे पहले आता है धारा 2 क्लोज 12, अंतःकालीन लाभ, मेन से प्रॉफिट। किसे कहते हैं मेन से प्रॉफिट? मेन से प्रॉफिट का मतलब है किसी संपत्ति पर सहदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त वास्तविक लाभ तथा ऐसे लाभ जिनको वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था तथा ऐसे लाभों का ब्याज अंतःकालीन लाभ है, लेकिन सहदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण प्राप्त लाभ इसमें शामिल नहीं है। अब अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि अंतःकालीन लाभ क्या होता है, मेन से प्रॉफिट। तो इसमें सबसे पहले आती है किसी संपत्ति पर सहदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर सहदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति कौन होगा? सहदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा रखने का विधिक अधिकार नहीं होता है। यानी जो व्यक्ति बिना किसी विधिक अधिकार के किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, तो ऐसा व्यक्ति सहदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। यानी कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखता, न तो वो संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हित रखता है, न ही वह संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार रखता है। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लो कि जो व्यक्ति है वो न तो उस संपत्ति का स्वामी है, न ही किसी प्रकार से उसका उपभोक्ता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आकर संपत्ति के ऊपर दखलंदाजी करता है या उस संपत्ति में वह रहने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है या उस पर काबिज रहता है, तो वह व्यक्ति सहदोष कब्जा धारक माना जाता है। तो सहदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त वास्तविक लाभ, जैसे मान लो कि वहां पर कोई किराया प्राप्त होता है या कोई अन्य प्रकार का कोई लाभ उसको प्राप्त होता है, तथा ऐसे लाभ जिनको वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता है। यानी या ऐसे भी कोई लाभ हो जिसको कि वह प्राप्त कर सकता है, जैसे कि मान लो कि ऐसी कोई संपत्ति है जैसे दुकानों के रूप में है या किसी किराए के परिसर के रूप में है, तो उस संपत्ति को अपने उपयोग में लेता है या उसमें उस संपत्ति से जो प्राप्त होने वाला किराया है वह उसे प्राप्त करता है। तो ऐसा कोई लाभ प्राप्त करता है या कोई ऐसा लाभ वो मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कोई लाभ होगा, वह ऐसे लाभों पर जो भी ब्याज प्राप्त होता है, यानी कोई संपत्ति से यदि उसने कोई फायदा प्राप्त किया है और उस फायदे से यदि कोई संपत्ति से कोई ब्याज प्राप्त होता है, तो ऐसा जो ब्याज है वो अंतःकालीन लाभ कहलाता है, जिसे अपन मेन से प्रॉफिट कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति पर काबिज नहीं है और फिर भी वह उस पर हकपूर्ण उस संपत्ति से कोई वास्तविक लाभ प्राप्त करता है या वह कोई मामूली तत्परता से कोई लाभ प्राप्त कर सकता है, तो ऐसा जो भी लाभ होगा वह अंतःकालीन लाभ होता है। लेकिन इसमें एक परंतु जो कहता है कि सहदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण प्राप्त लाभ इसमें शामिल नहीं है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति या किसी परिसर पर वो कब्जा रखता है, तो उससे जो उसका जो किराया है वह उस किराए को नहीं देता है, तो वो जो किराया होगा जो उसने प्राप्त किया या जो उसने उस किराए को नहीं देकर जो फायदा प्राप्त किया है, तो वो उसका अंतःकालीन लाभ होगा। लेकिन यदि वह उस पर कोई, जैसे मान लो कि अपनी तरफ से कोई खर्चा करके या अपनी तरफ से कोई लाभ प्राप्त करता है या अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई धन लगाकर कोई ऐसा कोई दूसरा अतिरिक्त कोई लाभ प्राप्त करता है, तो वो लाभ इसमें अंतःकालीन लाभ में शामिल नहीं होगा। यानी कि जो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं यदि कोई अभिवृद्धियाँ की जाती है, जैसे मान लो कि उसने कोई दुकान बना ली उस पर और उस दुकान से यदि कोई वो फायदा प्राप्त करता है या कोई लाभ प्राप्त करता है, तो वो इसमें अंतःकालीन लाभ में शामिल नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति कोई सहदोष कब्जाधारी व्यक्ति है किसी संपत्ति पर वह काबिज है कि कोई वास्तविक लाभ प्राप्त करता है या
कोई ऐसा कोई लाभ वो मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता है, तो ऐसे लाभों पर जो ब्याज होगा वो अंतकालीन लाभ कहलाएगा। लेकिन यदि उसने कोई अभिवर्धियां कर दी हैं और उनसे यदि कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह लाभ इसमें शामिल नहीं माना जाएगा। तो ये जो परिभाषा थी वो अंतकालीन लाभ की थी। अब जो अगली परिभाषा आती है वह है जंगम संपत्ति। क्योंकि इस सिविल प्रक्रिया संहिता में जंगम संपत्ति की विस्तृत परिभाषा नहीं है, वो परिभाषा आपको कहाँ मिलेगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो वहां पर जो परिभाषा है लगभग वही परिभाषा यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि इसके अंतर्गत उगती फसलें आती है। जंगम संपत्ति का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो यहाँ पर जो उगती फसलें हैं, उगती फसलों को भी अपन जंगम संपत्ति में काउंट करते हैं। ये आपकी धारा 2 क्लोज 13 में। अब आती है बात आदेश। अगली जो धारा है वो 2 क्लोज 14 है, जिसमें आदेश के बारे में बताया गया है। तो आदेश क्या होता है? आदेश से सिविल न्यायालय के किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति विपरीत है जो डिक्री नहीं है। यानी जो डिक्री है वो तो डिक्री मानी जाएगी। जैसे किसी न्यायालय के न्याय निर्णय की ऐसी कोई औपचारिक अभिव्यक्ति जो किसी वाद में किसी पक्षकारों के अधिकारों, वाद के किन्हीं या सभी विवादग्रस्त विषयों के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करती है, वो तो क्या होती है, डिक्री होती है। और डिक्री के अलावा यदि कोई न्याय निर्णय होता है या कोई औपचारिक अभिव्यक्ति न्यायालय की होती है तो वो आदेश माना जाएगा, जिसे अपन धारा 2 क्लोज 14 में पढ़ते हैं। अपन आगे इसके डिक्री और आदेश के बारे में अंतर भी अपन आगे इसमें चर्चा करेंगे। कौन सी जो न्यायालय का निर्णय है वो डिक्री होता है और कौन सा निर्णय है कि औपचारिक अभिव्यक्ति है वो आदेश होता है, तो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अगली जो परिभाषा है वो है आपकी प्लीडर। प्लीडर किसे कहेंगे? प्लीडर वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के या किसी पक्षकार की ओर से उपसंजात हो, यानी उपस्थित होता है न्यायालय में। न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति है, अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उपसंजात होता है या उपस्थित होता है या अभिवचन करता है, कोई प्लीडिंग करता है, तो वह व्यक्ति प्लीडर कहलाता है। इसमें जैसे अपन अधिवक्ता होता है, कोई वकील होता है या कोई उच्च न्यायालय का अटॉर्नी है, वो इसमें शामिल माना जाएगा। विहित प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है जो कि नियम होते हैं, जो नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत होता है, वही आपका विहित के अंदर आता है। अब आता है अगला जो परिभाषा है वो आपकी लोक अधिकारी की। किसे कहेंगे? पब्लिक ऑफिसर किसे कहेंगे? धारा 2 क्लोज 17 के अंतर्गत वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्न में से आता है। यानी कौन व्यक्ति है वो लोक अधिकारी कहलाता है। जैसे आईपीसी में लोक सेवक है, वैसे ही यहाँ पर लोक अधिकारी होता है। तो इसमें जो पहला है वो है हर न्यायाधीश, यानी प्रत्येक न्यायालय का न्यायाधीश, चाहे वो सिविल न्यायालय हो चाहे वो क्रिमिनल न्यायालय हो, तो उसका जो भी न्यायाधीश है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, तो वह व्यक्ति है वो लोक अधिकारी माना जाएगा। दूसरा है इसमें अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य, यानी कोई आईएएस है, आईपीएस है या आईएफएस है, तो वो सारे व्यक्ति हैं वो लोक अधिकारी माने जाते हैं। अगला जो है तीनों सेनाओं के आयुक्त अफसर या राजपत्रित अधिकारी। जो भी तीनों सेनाएं, जैसे नौसेना है, वायुसेना है या सेना है, इन तीनों ही सेनाओं के कोई भी आयुक्त हैं या कोई ऑफिसर है या कोई भी राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर है, वो लोक अधिकारी की श्रेणी में माना जाएगा। अगला है जेलर। जेलर कौन होता है? जो व्यक्ति किसी व्यक्तियों को निरुद्ध रखता है या गवर्नमेंट द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा यदि कोई ऐसा नियुक्त किया जाता है या कोर्ट द्वारा कोई नियुक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी लोक अधिकारी के रूप में माना जाएगा। अगला है पुलिस अधिकारी, यानी जो व्यक्ति किसी को सदोष विरोध में रख सकता है, या जैसे ऐसे लगता है कि कहीं पर कोई अपराध होता है और उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाते हैं या उसकी जांच के लिए किसी व्यक्ति को लाया जाए, तो ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी है वो भी आपका लोक अधिकारी माना जाएगा। अगला जो व्यक्ति है वो है अपराधों की इत्तला देने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अपराधों के बारे में पुलिस को इत्तला देता है या न्यायालय को इत्तला देता है, तो ऐसा व्यक्ति भी लोक अधिकारी माना जाता है। राजस्व अधिकारी, यानी जो भी न्यायालय से कर या राजस्व या जो भी इकट्ठा करते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, जो रेवेन्यू के अंतर्गत अपना कार्य करते हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी राजस्व अधिकारी होंगे, वो सारे लोक अधिकारी माने
जाएंगे। अगला है वो है आपका हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट के अधीन काम करता है या उससे वेतन प्राप्त करता है, तो ऐसा हर व्यक्ति है वो आपका लोक अधिकारी कहलाता है। तो इस प्रकार से कुछ व्यक्ति हैं जो लोक अधिकारी माने जाते हैं। अगली जो परिभाषा है वो नियम रूल्स की है 218 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो प्रथम अनुसूची में जो अंतर्विष्ट है वो या धारा 122 या धारा 125 के अंतर्गत जो भी नियम है या जो भी प्रारूप है वो नियम के अंतर्गत माने जाएंगे। अगली जो परिभाषा है वो आपकी निगम और अंश के बारे में। इसके अंतर्गत कोई भी स्टॉक आता है, कोई डिबेंचर आता है या कोई भी बंद पत्र आते हैं, वो इसमें शामिल माने जाते हैं। यानी निगम शेयर इन कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कोई भी स्टॉक होता है, जैसे कोई कंपनी वगैरह है उसमें कोई स्टॉक है या कोई डिबेंचर है या कोई भी ऐसे कोई बंद पत्र आते हैं, वो सारे के सारे निगम या अंश के अंतर्गत माने जाएंगे। अगला जो आपकी अंतिम जो परिभाषा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत धारा 2 क्लोज 20 में जो अंतिम परिभाषा है वो है हस्ताक्षरी से कहते हैं। यानी निर्णय या डिक्री की दशा के सिवाय जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है या जो डिक्री दी जाती है उसके अलावा इसके अंतर्गत जो भी स्टाम्पित होगा वो सारा सारा हस्ताक्षरी के अंतर्गत माना जाएगा। इस प्रकार से अपने आज जो वीडियो था इसमें अपने परिभाषाओं के अंतर्गत सारी परिभाषाएं कवर की हैं, सभी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। इसके जो 3 वीडियो हुए हैं, पहला वीडियो है उसमें धारा 1 और 2 के बारे में बताया गया था, दूसरा वीडियो है उसमें धारा 4 से लेकर धारा 11 तक बताया गया है, और ये जो इसका तीसरा वीडियो है इसमें धारा 12 से 2 क्लोज 12 से लेकर 2:20 के अंतर्गत के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।